चलिए आज हम लोग दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक। और विश्व में जो इसका स्थान है वो 5वें नंबर पे आता है। वो क्वेश्चन इसी पे आया हुआ क्वेश्चन आपका कि कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और दूसरी विशेषता इसी की और आती है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण पर भी देखा जाए तो ये विश्व का है 5वां सबसे बड़ा देश है। तो देश का नाम क्या है? वो ब्राजील है वो। ठीक ना। तो इसी ब्राजील की जो राजधानी है वर्तमान समय में पूछा जाए कि वर्तमान समय में इसकी राजधानी क्या है तो उत्तर क्या बताएंगे? ब्रासीलिया है। राजधानी इसकी ब्रासीलिया है। और इसकी जो राजधानी का नामकरण जो हुआ है, यहाँ पे एक पौधा पाया जाता है ब्रासिल नाम का। ब्रासिल नाम का वृक्ष पाया जाता है जो ब्राजील का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसी के नाम पे इसकी राजधानी ये पड़ी गई है। 1960-70 के दशक से अगर पहले की बात करें तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था रियो डी जेनेरे। रियो डी जेनेरे इसकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी। और अब वर्तमान में इसकी राजधानी क्या रख दी गई है? इसकी ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, क्षेत्रफल से अगर हम लोग तुलना करें तो वर्तमान समय में ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ना। इसका क्रम भी आता है पूछने के लिए कि कौन कौन से देश हैं जो इससे बड़े हैं या कौन कौन से देश इससे जो छोटे हैं। तो इसी को एक ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से क्या हो जाएगा आपका? रूस। रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। का से क्या होगा? कनाडा। चीन है वो तीसरा स्थान। और आ से क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। अमेरिका का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यूएस से। और बा से क्या हो जाएगा फिर? ब्राजील। और फिर बड़ा से क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? भारत, यानी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल में देखें तो क्या है इसका? ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा ये देश निकल करके आता है। ठीक। इसी प्रकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम लोग अध्ययन करें, है ना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। फिर बात आती है कौन कौन से देश हैं जो इससे यानी बड़े हैं। तो उसको भी एक ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है चीन, और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कौन है? भारत। तो भारत क्या कर रहा है कि चीन को आमंत्रित कर रहा है। चीन भारत आइबा, है ना। आइबा मतलब बुलाना। ठीक। तो चीन हो गया यानी विश्व का सबसे बड़ा देश। चीन के बाद दूसरा स्थान आ जाता है भारत का। और तीसरा स्थान आ जाएगा आ से अमेरिका अर्थात यूएस से। और चौथा जो आ जाता है ई से इंडोनेशिया। और फिर बा से क्या आ जाएगा? ब्राजील। तो इस प्रकार देखिए
जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से क्या है, इसका स्थान यानी आ जाता है 5वें नंबर पे आ जाता है। ठीक, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से ये दो रेखाएं गुजर रही हैं, यानी भूमध्य रेखा भी गुजरती है और क्या गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक ना, एकमात्र ऐसा देश है जहां से ये दोनों रेखाएं गुजर रही हैं। तो उत्तर भाग में देखें हम लोग तो ऐसे ये भूमध्य रेखा गुजरती है ये, और दक्षिण में देखा जाए तो इस प्रकार यहाँ से ये मकर रेखा गुजरती है, यानी यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश ए भी पास कर रही है और इधर से 23.5 डिग्री साउथ ए भी रेखा ये गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा देशों के साथ जो सीमा लगाती हैं वो कौन है, यही ब्राजील है। ये कुल इसकी सीमा कितने देशों के साथ लग रही है, तो उत्तर क्या होगा, 10 देशों के साथ इसकी सीमा ये लगती है। ये अब 10 देश कौन कौन से हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ सीमा लगा रहे हैं और कौन से देश हैं जो इसके साथ सीमा नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कौन से देश हैं जो इसके साथ सीमा नहीं लगा रहे हैं। तो 2 देश हैं जो इसके साथ सीमा नहीं लगाते हैं। एक है आपका इक्वाडोर और दूसरा क्या है, चिली। ये 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील के साथ है नहीं लगती है। कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमा नहीं लगती है, तो देखिएगा एक इक्वाडोर की सीमा इसके साथ नहीं लग रही है और दूसरा क्या आपका चिली है, उसकी भी सीमा इसके साथ है नहीं लगती है। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ देखिएगा जो कटा है, यहीं पर है गोइना का पठार, है ना। कौन सा है, गोइना का पठार है यहाँ पे। और इसी गोइना के पठार पर 3 देश यानी आपके स्थित हैं ये, है ना। और उन देशों को पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाता है कि गोइना के पठार पर जो स्थित देश हैं उनको पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाता है। तो अगर सबसे पूरब में देखा जाए तो कौन सा देश आएगा, यहाँ सबसे पूरब में देखें तो कौन सा आ रहा है, फ्रेंचे गोइना आता है ये, है ना। कौन सा आता है, फ्रेंचे गोइना। इसको हम लोग शॉर्टकट में F और G से लिख देते हैं, फ्रेंचे गोइना। ठीक, और फिर इसके बाद पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में कौन सा आता है, पश्चिम में गोइना आ रहा है ये, यानी एक गोइना इधर है एक गोइना इधर है। ये वो वाला गोइना है जिस पर यानी फ्रांस का अधिकार था ये, है ना। फ्रांस का पहले उपनिवेश था वो, ठीक, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, फ्रेंचे गोइना रख दिया गया था ये। बीच में है उसका नाम है सूरीनाम, बीच में है उसका नाम क्या है, सूरीनाम। ठीक, तो 3 देश तो ये होगा जो इसके साथ ये सीमा लगा रहे हैं ये। ठीक, साउथ की बात करें तो साउथ में देखिए यहाँ पे उरुग्वे, ये है उरुग्वे, इसके साथ भी यानी ये सीमा लगा रहा है ये। और फिर यहाँ पे देखें ये वाला जो पोर्शन निकला है ये अर्जेंटीना वाला पार्ट है ये, कौन सा है ये, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के साथ भी ये सीमा लगा रहा है। ये है जो कि लैंडलॉक के रूप में जाना जाता था, पराग्वे। और पराग्वे के ठीक पश्चिम की तरफ चलते हैं हम लोग तो कौन सा देश मिलेगा, बोल्विया, है ना। कौन सा मिलेगा, बोल्विया देश मिलता है। और फिर इसके बाद गोइना से इधर की तरफ आते हैं हम लोग पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वेनेजुएला। क्या मिलेगा, वेनेजुएला। तो इसके साथ भी सीमा लग रहा है। वेनेजुएला के बाद फिर अगला जो देश आता है कोलंबिया,
क्या आता है? उसका नाम है कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद फिर आ जाता है, उसका नाम है पेरू। पेरू के साथ भी सीमा लगा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार देखा जाए कुल कितने देश हैं, तो फ्रेंच गुइना 1 हो गया, सूरीनाम 2 हो गया, गुइना आपका 3 हो गया, वेनेजुएला 4 हो गया, कोलंबिया आपका 5 हो गया, पेरू जो हो गया ये 6 हो गया, और बोलिविया हो गया ये 7 हो गया, और पराग्वे हो गया इसका ये 8 हो गया, अर्जेंटीना हो गया ये 9 हो गया, और उरुग्वे हो गया ये 10 हो गया। तो 10 देशों के साथ इसका पूरा का पूरा ये सीमांकन है ये। ठीक, तो आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि इक्वाडोर और चिली इन दोनों के साथ ये सीमा नहीं लगा रहा है ये, है ना। 2 देश है जिसके साथ सीमा ये नहीं लगाता है, बाकी अन्य सभी देशों के साथ यानी सीमा ये लगा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो कुल देश कितने हो गए? 2 देश तो ये हो गए, और 10 इसके साथ ये लगने वाले सीमा हो गए, और एक ब्राजील हो गया। तो 13 यानी यहाँ के मुख्य यानी देश हो गए, जो कि दिखाई आपको नजर आएंगे इसमें। ठीक, इन्हीं 13 देशों का पूरा यानी अध्ययन हम लोग दक्षिण अमेरिका में करते हैं ये। ठीक, और इन देशों पर जो उपनिवेश था, ब्रिटेन का इन पर कोई अधिकार नहीं था। ठीक ना, इनका उपनिवेश ब्रिटेन पर नहीं था। और ब्रिटेन के अलावा जो अन्य देश थे, जैसे पुर्तगाल थे, स्पेन थे, फ्रांसीसी थे, उन सब की यहाँ पे कॉलोनी बनी हुई थी वो। ठीक, इसीलिए वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है उन्हीं सम्मिलित भाषाओं को नाम दिया जाता है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के एक उपभाग के रूप में सब जाने जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उत्तर में भूमध्य रेखा ये गुजर रही है, और दक्षिण से है आपकी मकर रेखा ये गुजरती है ये। उत्तर में देखें यहाँ ये वाला जो भाग, ये काफी महत्वपूर्ण था आपका। ये वाला जो भाग है इसी को कहा जाता है अमेजन नदी का मुहाना कहते हैं इसी को। क्या नाम दिया जाता है इसे? अमेजन नदी का मुहाना। ठीक ना, कि जहां पर विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी थी, उसका जो माउथ ऑफ एंड जो होता वो कहाँ पे है? यहीं पर आपका ये आता है ये। ठीक, अमेजन नदी का मुहाना। और इसी अमेजन नदी के मुहाने पर जो 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर बहुत बड़े विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसी डेल्टाई क्षेत्र में एक बंदरगाह आपको बताया गया था, है ना। मकाबा तो और साउथ में चला जाएगा। इस डेल्टाई क्षेत्र में जो बंदरगाह है वो उसका नाम क्या है? हाँ, बेलन कहाँ? बेलन डेल्टाई में नहीं आएगा, मकापा था, है ना। यहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र में था उसका नाम क्या था? मकापा बंदरगाह, है ना। क्या नाम था उसका? मकापा बंदरगाह। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ऐसे थोड़ा सा इसके यानी मकापा बंदरगाह से इधर आते हैं ये, यहाँ पर भी एक नदी का मुहाना होता है, टोकेंटेंस नदी ऐसे आ रही थी। कौन सी नदी थी? टोकेंटेंस नदी। टोकेंटेंस नदी थी है। और इस नदी का जहां पे देखिए मुहाना होता है, यहां पे जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? बेलन बंदरगाह था ये। ठीक ना, उसका नाम क्या था? बेलन बंदरगाह था ये। बेलन बंदरगाह। और जहां पे देखिए मकापा है, मकापा से थोड़ा सा दूर हट करके यहाँ पे पूरब में देखें तो एक आपको आइलैंड मिला था, मराका, है ना। क्या नाम था उसका? मराका आइलैंड। थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा वो।
दक्षिण को ओर आएगा, ये मध्य रेखा पर ये वहाँ पर, और जो बेलन है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी ये लाइन थोड़ी सी उत्तर की तरफ जाएगी ना, यही कह रहे हैं ना आप। हाँ, ये हल्का सा उत्तर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ के अगर शहरों की बात करें तो क्या क्या देखिए मिला आपको, एक मकापा बंदरगाह मिल रहा है, और एक क्या मिला आपको, बेलन बंदरगाह ये मिल रहा है। ये तो बेलन बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर क्या होगा, वस्तुओं के निर्यात के लिए जाना जाता है ना, क्योंकि यही जो अमेजन बेसिन है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे उत्पाद होता है। जैसे रबड़ का उत्पाद बताया गया था आपको, ये है ना, रबड़ का उत्पाद यहीं से होता है। नारियल जैसा है उसका उत्पाद होता है, सिनकोना है उसका उत्पाद हो रहा है, बांस है इसका उत्पादन किया जाता है ये। ठीक, और इसी में एक था जो कि चॉकलेट बनाने वाला पौधा, कोकोस, है ना, कोकोस पौधा पाया जाता था, तो जिसे यानी हम लोग चॉकलेट बनाते थे। और एक था च्युइंगम से रिलेटेड, तो च्युइंगम किस पौधे से पाया जाता है, जपोटा, है ना, तो जपोटा के पौधे से च्युइंगम का यानी निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार ये देखिए क्या है, इसने अपना विशेष पहचान बना लिया है विश्व में ये। ठीक, अब चूंकि जो अमेजन नदी है ये, जिसकी लंबाई बताई गई थी 6575 किलोमीटर, इसमें से देखा जाए कि लगभग 50% से ज्यादा लंबाई की जो नौगम्य है ये, कैसी है ये, नौगम्य है। मतलब यहाँ पे 3600 किलोमीटर के आसपास यानी क्या चलती है, नौकाएं चलती हैं, ये जहाज यानी इसमें चल रहे, बड़ी बड़ी नौकाएं चल रही हैं। लेकिन जब बहुत सारी नदियां आकर के इससे मिल जाती है, अपने अवसाद को ला करके जमा कर देती हैं, तब वहां पर क्या होगा, नाव आकर के फंसना शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि वस्तुओं का जो निर्यात है वो मकापा बंदरगाह से ना करके कहां से किया जाता है, बेलन बंदरगाह से किया जाता है ये। ठीक, इसका जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र था ये, यहां पे देखें तो ब्राजील का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है ये, है ना, ब्राजील का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ये। और इसी पठारी क्षेत्र पे जो मिट्टी पाई जाती है, टेरारोसा मिट्टी है ये। कौन सी मिट्टी है, टेरारोसा मिट्टी है। टेरारोसा मिट्टी, इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, यानी इसकी तुलना करें एक तरह से काली मिट्टी के समरूप यानी नजर आती है ये, अपने यहाँ जो काली मिट्टी है उससे। और इसी काली मिट्टी से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत सारी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है ये, है ना। तो वाणिज्यिक फसलों में यहाँ पे देखें तो गन्ना जैसे आ जाता है, ठीक ना, क्या आएगा आपका, गन्ना, है ना। तो गन्ने की खेती बहुत ज्यादा की जाती है यहाँ पे। और जब गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है तो इसी से फिर हम लोग सेकेंडरी उद्योग की तरफ चलते हैं। गन्ना क्या आपका प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्टर, और जब इसी से हम लोग चीनी बना लेते हैं तो चीनी क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी में चला जाता है, द्वितीय उद्योग में चला जाता है ये। और ये क्या करता है कि चीनी का बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात करता है ये, है ना। चीनी का क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। फिर क्वेश्चन आता है कौन सा बंदरगाह है जो कि चीनी निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वहीं पे देखिए आपको एक रेसिफे बंदरगाह नजर आएगा, रेसिफे है, देखिएगा रेसिफे। हम्म
मिल गया आप लोगों में? रेसिफे। ये ठीक। कितने डिग्री अक्षांश पे है लगभग? 10 के आसपास है ना रेसिफे। ठीक। तो इसका जो प्रमुख दूसरा बंदरगाह आता है रेसिफे। बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से चीनी का निर्यात किया जाता है। रेसिफे, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ इस पे, रेसिफे बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या होगा? चीनी निर्यात के लिए जाना जाता है। साउथ में देखिएगा जहां पे मकर रेखा गुजर रही है ना, जहां पे मकर रेखा गुजर रही है, और उसी मकर रेखा पर इसकी दूसरी यानी पुरानी राजधानी हुआ करती थी रियो डी जेनेरे। वहीं पर देखिए नजर आ रहा होगा, मकर रेखा के पास बिल्कुल आपका, है ना, जहां पे मकर रेखा है वहीं पे पास में। रियो डी जेनेरे, रियो डी जेनेरे। अब रियो डी जेनेरे के पास में ही एक बंदरगाह और आपको नजर आएगा, सेंटोस बंदरगाह। देखिए नजर आ रहा होगा वहाँ पे, जहाँ पे रियो डी जेनेरे है वहीं पे आपका है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह, जहां पे मकर रेखा है वहीं पे आपका सेंटोस। अब सेंटोस क्या करता है? ये विश्व में कहवा निर्यात के लिए जाना जाता है। ये क्या है? कहवा निर्यात के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार इसके जो बंदरगाह हैं इनके देखिए अपनी एक विशिष्टता है। जैसे बेलन बंदरगाह, तो इसको रबर पोर्ट कहा जाता है। रेसिफे बंदरगाह, इसे चीनी पोर्ट कहा जाता है। और सेंटोस बंदरगाह, इसे कहवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। 3 यहाँ पे बंदरगाह हैं और तीनों की अपनी अपनी उपलब्धियां यानी ये है ये, ठीक। तो सेंटोस बंदरगाह, और सेंटोस बंदरगाह के ठीक यानी पश्चिम की ओर चलते हैं हम लोग, तो वहीं पे एक शहर मिलेगा आपको, साओ पोलो। पश्चिम की ओर चलते हैं तो वहां पे क्या मिलता है आपको? साओ पोलो। और साओ पोलो की जो प्रसिद्धि है वो विश्व में किसके लिए जानी जाती है? ये विश्व में इसका जो प्रसिद्धि है वो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी के लिए जाना जाता है ये साओ पोलो। साओ पोलो, विश्व में सबसे ज्यादा यानी कहवा की मंडी के लिए जाना जाता है। कहा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा जो कहवा का जो क्रय विक्रय होता है कहाँ पे है? साओ पोलो में होता है ये। फिर बात आती है कि साओ पोलो क्या मेगा सिटी है कि नहीं है? साओ पोलो मेगा सिटी है कि नहीं है? तो उत्तर क्या आएगा? दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप? साओ पोलो है ये, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, ठीक, जनसंख्या वाला अगर नगर की बात करें तो उत्तर क्या होगा आपका? ये यानी साओ पोलो है ये, ठीक। तो साओ पोलो जो नगर है तो ये क्या आपका? ये मेगा सिटी के अंतर्गत आएगा ये, है ना। ये क्या आपका? मेगा सिटी। तो मेगा सिटी की परिभाषा क्या होती है? तो जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन हुआ करती है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो उसको मिलियन सिटी कहा जाता है।
मिलियन सिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, या उसी को 10 लक्षी शहर कहते हैं। और इसी का अगर 10 टाइम्स ले लिया जाए कि जिस नगर की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक हुआ करे तो उसको नाम दिया जाता है मेगा सिटी कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्या आपका मेगा सिटी के अंतर्गत आपका ये आता है ये, है ना। तो साओ पोलो इस प्रकार देखिए क्या हुआ है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा महानगर के रूप में आपका ये आ गया ये। जनसंख्या जो टोटल यहाँ की है लगभग ये 22 मिलियन के आसपास है ये। कितनी है जनसंख्या यहाँ की साओ पोलो की? 22 मिलियन। तो 10 मिलियन से ऊपर जो रहता हो मेगा सिटी कहा जाता है। तो 22 मिलियन 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 2.2 करोड़। यानी यहाँ की जो जनसंख्या है कितनी है 2.2 करोड़ है ये, ठीक। कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने मेगा सिटी शब्द के बारे में बात किया है? गॉटमैन। किसने किया था? गॉटमैन ने किया था। गॉटमैन ऐसा भूगोलवेत्ता है जो कि किसके बारे में बात करता है ये कि मेगा सिटी के बारे में बात करता है ये, ठीक। और मम्फोर्ड महोदय जो थे वो क्या करते हैं कि इसी गॉटमैन की जो संकल्पना उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, नगर के विकास की अवस्था बता देते हैं वो, है ना। तो क्वेश्चन इससे ही आता है नगर के विकास की अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया है? तो उत्तर क्या होगा? ये गॉटमैन है। तो बात आती है जो मेगा सिटी जो होता है वो नगर के विकास की कौन सी अवस्था होती है? अब उसमें दे देगा आपको, पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है कि पांचवी अवस्था, छठी, ऐसी दे देगा वो। तो कौन सी अवस्था है? तो मेगा सिटी आपकी चौथी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था होती है। उसे क्या नाम दिया गया है? मेगा सिटी कहा गया है ये, ठीक ना। नगर के विकास की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? यही होती है ये मेगा सिटी। यानी कोई भी नगर है मेगा सिटी से ऊपर अब कोई और उसके आगे डेवलप हो ही नहीं सकता है। यानी उसके आगे क्या होगा? उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। यानी अगर कोई भी देश है और उसका कोई भी नगर मेगा सिटी की अवस्था में अगर पहुंच गया है तो उस सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है, ठीक ना, कि उसको बर्बाद ना होने दे उस नगर को। क्यों? क्योंकि उस नगर में इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ओवर ट्रैफिक हो जाती है। तो ये सारी क्या हो जा रही है यहाँ पे, इनके सामने कई समस्याएं हो जा रही है, ठीक। फिर बात आती है मेगा सिटी के पश्चात नगर के विकास की कौन सी अवस्था आती है? कौन सी है? मेगा सिटी के पश्चात नगर के विकास की कौन सी अवस्था आती है? टायरोपोलिस की अवस्था होती है। याद कैसे करना है? टायर, टायर को जब देखिए कहीं पे जलाएंगे आप लोग तो क्या हालात होगा? प्रदूषण होता है। यानी वहां पे आपको रहना बहुत दिक्कत हो जाएगा, है। आपके आसपास गली मोहल्ले में अगर कोई टायर जला दें तो क्या हालात होगा ये, ठीक। तो मतलब क्या होगा? उस नगर में सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा, यानी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो उसी को मम्फोर्ड ने क्या कहा है, टायरोपोलिस कहा है ना? क्या नाम दिया गया है, टायरोपोलिस कहा गया है। और फिर इसी में एक आता है, मम्फोर्ड बताते हैं कि भूतिया नगर किसे कहते हैं, नेक्रोपोलिस को कहा जाता है, जो टायरोपोलिस के बाद की अवस्था यानी आ जाती है। ठीक है, तो वहां पे घोस्ट है ना, सिटी जिसे कहते हैं, वहां पे क्या कहते हैं, घोस्ट सिटी। तो घोस्ट सिटी का मतलब क्या होता है, भूत रहना, यानी वहां पे इंसान नहीं रहेंगे, वहां पे क्या रहेंगे, भूते रहा करते हैं, तो उसी को भूतिया नगर कहते हैं ये। ठीक, इंसान के भी देखिए, अगर देखें हम लोग तुलना करें, कुछ इसी तरह से होता है जीवन, कि इंसान का जो एक प्रौढ़ा अवस्था होता है वो सबसे डेवलप यानी विकास की सर्वोत्तम अवस्था होती है, और उसी प्रौढ़ा अवस्था के बाद क्या हो जाता है, उसका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर ही क्या हो जाता है, घोस्ट, बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि अंदर के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो क्षति होने लगते हैं, वो ऑर्गन सब खराब होने लगते हैं। अंततः क्या होगा, हमारे अंदर जो विद्यमान आत्मा होगी वो निकलने का प्रयास करेगा, वो भी यानी वहाँ पे नहीं रहेगा, और जब वही नहीं रहेगा तो यानी कोई भी व्यक्ति उसके पास यानी टिकना नहीं चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि हाय प्रकृति का नियम होता है ये, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बता रहे हैं कि आपका एक हो गया मेगा सिटी हो गया, मेगा सिटी के बाद आपका हो गया टायरोपोलिस, टायरोपोलिस, और टायरोपोलिस के बाद जो अगला आता है उसका नाम क्या हो जाता है, नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस। और फिर एक और क्वेश्चन आता है कि मेगा सिटी से पहले कौन सी अवस्था आती है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसे कहते हैं, है ना। या मेट्रो सिटी भी कह सकते हैं, या इसी को मिलियन सिटी भी कहा जाता है इसे। ठीक, नगर के विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, पॉल है, योपोलिस की पॉलिस, नगर के विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, इयोपोलिस है, वो कौन सी है, इयोपोलिस। इयोपोलिस के बाद यानी पॉलिस की आती है ये। ठीक, तो इस प्रकार ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब यानी जानते रहिएगा, और लगभग जितने भी यानी हम लोग सिटी पढ़ते हैं, महानगर पढ़ते हैं, वहां पे इसको अप्लाइड करने का प्रयास करिएगा। यही कारण है कि जनसंख्या भूगोल या नगरीय भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं तो गॉटमैन की संकल्पना और मम्फोर्ड की संकल्पना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनमें से दो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक आपका है ये मेट्रो सिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा आपका मेगा सिटी होता है, ये होता है। और एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आपका है रीजनल प्लानिंग आता है। ठीक, तो रीजनल प्लानिंग में आपका क्या होता है कि कोई देश या कोई भी नगर टायरोपोलिस और नेक्रोपोलिस की अवस्था में अगर प्रवेश कर रहा है तो उसको यानी इस तरह से नियोजन कैसे किया जाए कि वो टायरोपोलिस से फिर यानी हट करके यानी इसमें यानी तब्दील हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, हर सरकार के सामने ये चैलेंजेस होता है ये। ठीक, इस प्रकार वो अपना वो नियोजन करते हैं ये। ठीक, तो साओ पोलो यहां से क्या मिला आपका, यहाँ का सबसे बड़ा नगर के रूप में आ गई है। अब इसके जो उच्च पठारी क्षेत्र के सबसे उत्तर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कटिंगा मिला था आपको एक, है ना। तो कटिंगा है क्या चीज, तो कटिंगा यहाँ की झाड़ियाँ होती है। कटिंगा क्या है, यहाँ की झाड़ियाँ हैं। और इसके साउथ वेस्ट की तरफ यहाँ देखें तो यहाँ पे एक पठार और मिला था, मोंटो ग्रासो का पठार था ये, है ना। मोंटो ग्रासो का पठार है जो कि इसके ईशानी तरफ मिलता है ये, मोंटो ग्रासो का पठार। ठीक, अब
यहाँ पे वर्षा की बात करें हम लोग, वर्षा कैसे हो रही है। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है कि अगर इतने बड़े देश के बारे में हम लोग देख रहे हैं, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, जो कि भारत से भी बड़ा देश है ये, ठीक। तो अब यहाँ पे वर्षा कैसे होगी है, तो इसको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, कहाँ बनाया जाए कि इसका जो विस्तार है आपका 0 डिग्री से लेकर के ये, और साउथ में जाए तो देखिए 30 तक चला जा रहा है, ये 30-35 के आसपास ये चला जा रहा है। इसके आसपास चला जाता है। मतलब क्या होगा कि ब्राजील के उत्तरी भाग में यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट बनता है ये, जिसे यानी भूमध्यरेखीय निम्न वायुदार क्षेत्र कहते हैं। और साउथ की तरफ देखें तो वहां पे क्या बनेगा आपका, हाई प्रेशर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है ये। और जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और किसी भूगोलवेता ने कहा कि जब हवाएं इस तरह से चल रही होंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हाथ फैला करके खड़े होते हैं तो बाईं ओर दबाव अधिक महसूस करेंगे और दाहिनी ओर दबाव कम महसूस करेंगे। तो क्या होगा, वाजेस वालेट का नियम था ये, है ना, ठीक है ना, किसका था, वाजेस वालेट का नियम था ये, है ना। क्या बताते हैं कि जैसे अगर ये फैन है ये, ठीक, और अगर हाथ ऐसे फैला रहे हैं तो इस हाथ पे क्या होगा, इसकी हवा का यानी इस पर दबाव ज्यादा होगा और यहाँ पर दबाव कम होगा। या ये कहें अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, तो मेरा ये वाला जो शोल्डर है, तो इस शोल्डर का जो कपड़ा होगा तेजी से यानी उड़ेगा, और इधर का यानी इस पर यानी दबाव कम होगा तो इस पर कम यानी उड़ेगा। यही तो है इसका मतलब, ठीक। तो इसी को इन्होंने यहाँ पे अप्लाइड किया था। तो वाइज वालेट का नियम ये बताता है कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होता है, दबाव अधिक होता है और दाईं ओर दबाव कम होता है। अब कोई व्यक्ति अगर इधर सामने मुंह खड़ा किया है तो इसका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, यानी इधर यानी दबाव ज्यादा होगा, इधर हाई प्रेशर होगा, इधर क्या होगा, लो प्रेशर होता है। फिर इसके बाद दूसरे आते हैं फेरल महोदय। फेरल क्या बता रहे हैं, इसी को थोड़ा सा और अप्लाइड कर दिए हैं इन्होंने। वो क्या बताते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। जिधर दबाव ज्यादा होगा उधर क्या होगा, मुड़ना आसान होता है, और जिधर दबाव कम होता है उधर क्या होगा, मुड़ना मुश्किल होता है ये, ठीक ना। जैसे अब ये है तो इधर की तरफ ऐसे यानी करें तो इधर यानी तेजी से यानी ये मुड़ेगा ये, ठीक है, लेकिन इसको करें तो ये नहीं मुड़ेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि बाईं ओर यानी आसानी से मुड़ना आसान हो जाता है। तो इसको बताने वाले कौन थे, फेरल महोदय ने बता दिया। और तीसरा है जो कि साइंटिफिक तरीके से और ज्यादा बता दिया डिटेल, कोरियालिस। फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, कोरियालिस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कोरियालिस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कोरियालिस फोर्स यानी वो क्या है, पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है वो। कोरियालिस फोर्स क्या है, पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है ये। तो कोरियालिस महोदय इसको साइंटिफिक तरीके से और ज्यादा अभिव्यक्त कर दिए। और यही चीज ये तीनों यानी काफी ज्यादा आपका पूछा जाता है, चाहे वाजेस वालेट का नियम हो, और चाहे आपका फेरल का नियम हो, और चाहे आपका कोरियालिस फोर्स हो। तो ये सब यानी किससे रिलेटेड, आपका विंड से यानी कोरिलेटेड है। तो एक चीज यहाँ से निष्कर्ष में आएगा, यहाँ पे चलने वाली जो हवाएं होंगी वो इस दिशा में यानी चलती है, और इसी की दिशा क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट कहते हैं इसी को। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, या इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं हम लोग, इसी को पूर्वा हवा कहा जाता है, क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो पूर्वा हवा कहते हैं। या तीसरा इसी कह सकते हैं, इसी को दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा होती है। 3 नाम से जानी जाती है ये, ठीक। पहला क्या होगा, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, दूसरा क्या होगा आपका
कि पूर्वा हवा, और तीसरा क्या होगा, व्यापारिक हवा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा कि हमारा जो ब्राजील है वो पूरा का पूरा एरिया देखा जाए तो क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहेगा। अब जब देखिए हवा चलेगी तो इधर आपका क्या है, आपका एक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। और जब अटलांटिक महासागर है तो यहां से क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। और जब आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, अब यहाँ पे इस तटीय क्षेत्र में देखिए आपको क्या मिला, आपको उच्च पठारी क्षेत्र मिल गया। आपको ये क्या मिला, उच्च पठारी क्षेत्र मिल गया। और इस प्रकार देखिए क्या होगा कि उच्च पठारी क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में वर्षा करेगी। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में वर्षा करेगी। और जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो इसका ये एरिया क्या होगा, ब्रॉड होता चला जाता है। यही कारण है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, या ये कह सकते हैं मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे वहां पर क्या होगा, वर्षा की मात्रा और बढ़ेगी, है ना। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एरिया है वो ब्रॉड होना, एक तो ये हो जाता है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे संवहन, है ना, हवाएं काफी ज्यादा चलती हैं, ठीक है। तो ये यानी दो मुख्य कारण होती हैं। फिर दूसरा देखा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगा, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगा। तो जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, और इस वजह से आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाती है और वर्षा की मात्रा कम होती जाती है ना। तो एक चीज ये पता चल गया कि कहाँ पर वर्षा होगी और कहाँ पर वर्षा नहीं होगी, ठीक ना। अब चूंकि जो कहवा का जो पौधा होता है, जो कहवा का पौधा होता है उसको अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, वर्षा अधिक होना चाहिए, ठीक। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि उसके जड़ों पर पानी ना टिके, उसके जड़ों पर पानी ना टिके। और यही कारण है कि इस पूर्वी क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर कहवा की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, ठीक। अब चूंकि सूर्य की तिरछी किरणें भी इसमें पड़ती है इस पे, और उसी को बचाने के लिए वहाँ पे केले का छांव दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, फजेंडा कहा जाता है। और इसी फजेंडा की तरह यानी देखा जाए तो आपका कोलंबिया में मिलेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिंका कहते हैं इसी को, उसे क्या कहते हैं, फिंका के नाम से जाना जाता है। तो एक तरफ आपका फजेंडा तो दूसरी तरफ क्या मिल जाता है आपको, फिंका मिल जाता है, ठीक। अब इस एरिया में कहवा की खेती हो गई। थोड़ा और यानी इधर की तरफ चले पश्चिम की तरफ तो वहां पे गन्ने का उत्पादन हो गया। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जहां पे वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, कपास की खेती, है ना। वहां पे क्या हो जाएगा, कपास की खेती हो जाती है, ठीक। क्योंकि कपास की खेती के लिए क्या हो जाता है, ज्यादा लंबी उसकी यानी पौधे नहीं जरूरत होती, यानी 3-4 महीने की वर्षा की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से उसका पर्याप्त वर्षा मिल जाती है। तो इस प्रकार एक स्ट्रक्चर मिल गया यहाँ के पूरा का पूरा एरिया का, ये ठीक ना। तो ये यानी इसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हो जाता है। तो इतना पॉइंट इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, ब्राजील। चेंज कर दिया दुनिया।